45 बजे तुम हो सिलीगल। अब आगे। इधर अंतरा जल्दी अपने क्लास में आए और अपने डेस्क पर बैठ गई। उसने खुद को शांत करने के लिए एक पूरा बॉटल पानी एक ही सांस में पी लिया और फिर लंबी सांस लेकर खुद को संभालते हुए बोली, कैसा घटिया लड़का था और वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा था जैसे कि वो मुझे काफी समय पहले से जानता हो। अंतरा फिर खींचते हुए अपने आप से बोली, एक वो दानिश कम थे क्या, जो अब एक और इंसान आ गया मेरी जिंदगी में। हे भगवान, आप मेरी ही जिंदगी में ऐसे लोग क्यों भेज रहे हो। अंतरा यही सब बुदबुदाए जा रही थी और फिर तभी उसके पास श्रेया आए और श्रेया ने अंतरा को घूरते हुए कहा, मैं कब से तुम्हारा कैंटीन में इंतजार कर रही थी और तुम यहाँ बैठी हो। ये कहकर वो वापस उसके साइड में बैठ गई। वहीं अंतरा उसकी बात सुनकर बात बदलते हुए बोली, यार वो मुझे कुछ काम आ गया था, इस वजह से मैं कैंटीन नहीं आ पाई और अब मुझे भूख भी नहीं है क्योंकि मुझे अपने वीकली टेस्ट की तैयारी करनी है। ये बोलकर अंतरा वापस से बुक्स खोलकर बैठ गई। श्रेया ने उसे कुछ पल ना समझी में घूरा और फिर वो भी पढ़ाई करने लगी। दूसरी तरफ रेयान मास्टर्स के लास्ट ईयर में था और वो इस समय अपने क्लास में बैठा टैब में कुछ कर रहा था। जिसके बाद रेयान ने अपने टैब को बंद किया और कुछ देर तक सोचता रहा। फिर उसने एक गहरी स्माइल करते हुए कहा, आई नो तुम वही हो और अब बस मुझे वो मार्क्स देखना है, अगर वो मुझे दिख गया तो फिर मैं तुम्हें अपना बना लूंगा माय लव। ये बोलते हुए रेयान के चेहरे पर अलग ही चमक थी। जिसके बाद रेयान ने अपने असिस्टेंट को कॉल किया और उससे बोला, फर्स्ट ईयर में एक लड़की है जिसने ब्लू कलर की ड्रेस पहन रखी है, उसके बारे में मुझे पूरी इन्फो चाहिए, कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। उधर से उसके असिस्टेंट ने येस बॉस कहा, जिसे सुनकर रेयान ने कॉल कट कर दिया। इसी तरह धीरे धीरे कॉलेज का आज का दिन खत्म हुआ। अंतरा और श्रेया दोनों बातें करते हुए कॉलेज से बाहर निकली। श्रेया फिर अपने कार से घर के लिए निकल गई। वहीं अंतरा का ड्राइवर कार लेने गया हुआ था और अंतरा अभी कॉलेज के गेट के पास खड़ी होकर उसी का इंतजार कर रही थी। तभी उसके सामने रेयान की स्पोर्ट्स कार आकर रुकी और उसका विंडो नीचे हुआ। रेयान अपने आंखों पर गॉगल्स लगाए कार से बाहर आकर अंतरा से बोला, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अंतरा उसे वापस से अपने सामने देखकर उससे चिढ़कर बोली, जी नहीं शुक्रिया, मेरे पास कार है, मैं चली जाऊंगी। रेयान उसकी बात सुनकर उसके करीब आते हुए बोला, तुम्हारे अंदर एटीट्यूड बहुत है, मैं जल्दी किसी लड़की से खुद से आगे बढ़कर ऐसे बात नहीं करता, पर तुमसे कर रहा हूँ इसलिए तुम्हें खुद को लकी समझना चाहिए। उसकी बात सुनकर अंतरा मुंह बनाते हुए उसे ऊपर से नीचे तक घूर कर देखते हुए बोली, इतने भी कुछ खास नहीं हो पर फिर भी अपने ऊपर इतना घमंड जो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, इसलिए दूर रहो मुझसे, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। उसकी बात सुनकर रेयान उसे गुस्से से देखने लगा और उसकी कलाई पकड़ते हुए कहा, किसके दम पर इतना ज्यादा भाव खा रही हो तुम, मुझे भी बताओ। अंतरा अपनी कलाई उससे छुड़वाते हुए गुस्से से बोली, ये क्या बदतमीजी है, मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी, छोड़ो मुझे। उद्धरण चिन्ह। रेयान उसकी बात सुनकर हंसते हुए बोला, रेयान ग्रोवर को किसी से डर नहीं लगता। तभी एक खतरनाक आवाज पीछे से आए, पर अपने बाप से तो तुम्हें डरना ही पड़ेगा। ये आवाज सुनकर अंतरा का दिल दहल सा गया और वो जल्दी से उस तरफ देखने लगी जहां दानिश ब्लैक पैंट एंड व्हाइट शर्ट पर ब्लैक टाई पहने अपनी कार से टिककर खड़ा था। उसके होठों के बीचों बीच सिगरेट की बट थी जिसकी वो लंबी लंबी कसे भर रहा था। उसके चेहरे के भाव बेहद इमोशनलेस थे और उसकी निगाहें इस वक्त अंतरा के हाथ पर थी जिसे रेयान ने पकड़ा हुआ था। अंतरा दानिश को देखकर घबरा गई क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी ऐसे दानिश के यहाँ आ जाने का। दूसरी तरफ रेयान दानिश को गौर से देखते हुए बोला, तुम दानिश ओबरॉय हो ना। रेयान बिजनेस वर्ल्ड में था और वो दानिश के बारे अच्छे से जानता था। बिजनेस की दुनिया में शायद ही कोई ऐसा हो जो दानिश ओबरॉय को ना जानता हो। दानिश रेयान को देखकर बिना किसी इमोशन के बोला, जान पहचान बढ़ाने के लिए अभी टाइम नहीं है, पहले पॉइंट वाली बात करते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर दानिश उनके करीब आया और अंतरा की कलाई को मजबूती से पकड़ते हुए अपने करीब खींच लिया, जिसे देखकर रेयान गुस्से से बोला, हाउ डेयर यू, छोड़ो उसे। दानिश उसकी बातों को इग्नोर करके अपने पैंट की पॉकेट में हाथ डाला और उसमें से एक शार्प ब्लेड निकालते हुए बिना रेयान को कोई मौका दिए उसके हाथों में को बेरहमी चलाते हुए लगभग चीर दिया। रेयान इन सब के लिए तैयार नहीं था और उसकी चीख निकल गई। उसने अपने हाथों को देखा जो कट लगने से खूनी हो चुका था। वही दानिश उसके हाथ को फिर दूर झटकते हुए सर्द आवाज में बोला, जिसे तुमने छूने की कोशिश की वो मेरी है और मैं अपनी चीजों पर किसी दूसरे की नजरें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। गॉट दैट। वही अंतरा इस खूनी नजारे को देखकर बिल्कुल सुन्न पड़ गई थी।
उससे रेयान का हाथ देखा नहीं गया तो उसने डर से अपनी नजरें फेर ली और कसकर अपनी बंद कर ली। उधर रेयान का हाथ पूरी तरह कट चुका था और पानी की तरह उसके हाथों से खून बह रहा था। दानिश एक बेरहम इंसान था। रेयान ने एक हाथ से अपने दूसरे हाथ को पकड़ लिया और दानिश पर चिल्लाते हुए बोला, ये तुमने ठीक नहीं किया। आज तक जितने भी लोग तुमसे मिले होंगे वो तुमसे डरते होंगे या तुम्हारे आगे पीछे घूमते होंगे, पर मैं ऐसा नहीं हूं। मैं तुमसे एक एक खून का बदला तुम्हारे एक एक खून से लूंगा। ये रेयान ग्रोवर का वादा है तुमसे। दानिश उस ब्लेड को वही जमीन पर फेंकते हुए बिना किसी भाव के बोला, अभी तुम्हारा सिर्फ हाथ गया है और अगर अब तुमने उसके पास आने की कोशिश भी की तो तुम पूरे के पूरे गायब हो जाओगे। सो स्टे अवे फ्रॉम हर। ये बोलकर दानिश ने उसे एक वार्निंग लुक दिया और अंतरा के हाथ को कसकर पकड़कर उसे लगभग खींचते हुए उसे कार के पास ले आया और कार के अंदर उसे फेंकते हुए खुद कार ड्राइव करने लगा। वही रेयान अपने हाथों में बह खून को देखते हुए मन ही मन कुछ सोच लिया था और वो फिर सीधे अपने कार में बैठ गया। वही उसकी बहन सौम्या पहले ही दूसरे कार से चली गई थी। इधर दानिश की कार में अंतरा सीट के कोने में बैठकर रोए जा रही थी। उसे दानिश के बिहेव से बहुत डर लग रहा था। दानिश ने उसके आंखों के सामने कितनी बेरहमी से रेयान के हाथों में कट लगाया था, जैसे कि उसे इन सब चीजों की आदत हो। अंतरा अभी दानिश के डार्क डेविल साइड से अनजान थी। उसे ये नहीं पता था कि दानिश को लोग बिजनेस टाइकून के अलावा भी मौत का देवता कहकर बुलाते थे। वहीं दानिश का फोकस सिर्फ सामने ड्राइव पर था। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं था। दानिश के कानों में अंतरा की सिसकने की आवाज पड़ रही थी, पर उसने अंतरा से एक शब्द नहीं कहा और कार की स्पीड को बढ़ा दिया। कुछ ही देर बाद दानिश की कार उसके प्राइवेट बंगले के बाहर आकर रुकी, जिसे देखकर अंतरा ने हिम्मत करते हुए डरकर कहा, मुझे पहले इसलिए चलिए प्लीज, आप मुझे यहाँ क्यों ले आए हैं। अंतरा को बेहद डर लग रहा था। वही दानिश उसकी बातों का बिना कोई जवाब दिए कार से बाहर निकल गया और अंतरा की तरफ का डोर ओपन किया, जिसके बाद उसने अंतरा के हाथ को पकड़ा और उसे बंगले के अंदर ले जाने लगा। इस बीच अंतरा ने काफी बार दानिश से घर जाने की बात कही थी, पर अभी दानिश शायद कुछ सुनना नहीं चाहता था। दानिश अंतरा को खींचते हुए रूम के अंदर लाया में और रूम के अंदर बने वॉशरूम में ले जाकर उसे शावर वॉल से सटाकर खड़ा कर दिया। अंतरा घबरा गई और वो जल्दी से खुद को सिकोड़ते हुए दीवार से सटने लगी और वो दानिश से रोते हुए बोली, आप पागल हो गए हैं क्या? क्यों कर रहे हैं मेरे साथ इस तरह? मुझे डर लगता है आपके इस पागलपन से। दानिश उसकी बात सुनकर उसके करीब गया और उसके बॉडी को स्निफ करने लगा। अंतरा को अब और घबराहट होने लगी। दानिश किसी सनकी की तरह उसके बॉडी को स्निफ कर रहा था। अंतरा अपने हाथों से उसे दूर करते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं? प्लीज दूर रहिए। तभी दानिश शांत आवाज में बोला, शश चुप, एकदम चुप। मुझे तुम्हारी बॉडी से उस इंसान के टच और उसके करीब होने की खुशबू आ रही है, जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। सिली गर्ल। ये सुनकर अंतरा उसे अपनी आंसू भरी आंखों से देखने लगी और तभी दानिश अपने हाथों में शॉवर का हैंडल पकड़ते हुए अंतरा के ऊपर चलाने लगा। पानी बेहद ठंडा था, जिससे अंतरा की बॉडी सुन्न हो गई। दानिश अंतरा को पूरा भिगोते हुए जुनूनी आवाज में बोला, तुम्हारी बॉडी से सिर्फ मेरी खुशबू आनी चाहिए। मैं किसी और को तुम्हारे करीब भी नहीं आने दूंगा। तुम्हारे जिस्म पर सिर्फ मेरा हक है सिली गर्ल। अंतरा रोते हुए उसे खुद से दूर करते हुए बोली, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज इसे बंद कर दीजिए। मुझे ठंड लग रही है। दानिश टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, वो जब तुम्हारे करीब आ रहा था तब तुमने मुझे उसी वक्त क्यों नहीं बताया? या उसके करीब आने से तुम्हें अच्छा लग रहा था? हम अंतरा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो दानिश की बातों का क्या जवाब दे। उसे इस समय बस जी भरकर रोने का मन कर रहा था। दानिश के इस पागलपन वाली हरकत से वो दानिश को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। अब तक वो बिल्कुल भीग चुकी थी। 46 शादी की बात। अब आगे दानिश उसे एक बार फिर से स्निफ करने लगा और वो अब भी सेटिस्फाइड नहीं था, जिस वजह से इस बार उसने हॉट शॉवर ऑन किया और अंतरा को उससे भिगोने लगा। गर्म पानी शरीर पर पड़ने से अंतरा को थोड़ा आराम मिलने लगा, पर वो दानिश को अब भी खुद से दूर कर देना चाहती थी। कुछ समय बाद दानिश ने शावर हैंडल को साइड में फेंका और अंतरा को उसी पोजीशन में दीवार से सटाकर उसके होठों पर अपने होठ रख दिया। अंतरा के शरीर से पानी टपक रहा था और वो दानिश के करीब आने से सिहर रही थी। दानिश ने कसकर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में पकड़ा, जिससे अंतरा की एक आह निकल गई। दानिश उसकी आंखों में देखते हुए एहसास के साथ बोला, यू नो व्हाट सिली गर्ल, आज इस तरह जो मैं हूँ इसकी वजह तुम हो, सिर्फ तुम हो। उसकी बातों में एक अलग ही नशा था।
वहीं अंतरा दानिश की बातों का कुछ जवाब देती, पर उससे पहले ही दानिश ने उसके होठों को लगभग अपने होठों में भर लिया और पूरे पैशन के साथ उसे चूमने लगा। अंतरा ने कसकर दानिश के कॉलर को पकड़ लिया और अपनी आंखें भींच लीं। इस वक्त तक दोनों भीग चुके थे। दानिश उसे कमर से पकड़कर थोड़ा और ऊपर उठाया और उसे तब किस किया जब तक कि वो पूरी तरह सैटिस्फाइड नहीं हो गया। दानिश ने उसे किस करते हुए उसके बालों को अपनी मुट्ठियों में भर लिया, जिससे अंतरा का चेहरा ऊपर उठ गया। दानिश उसकी गर्दन पर अपने होंठ चलाते हुए बोला, तुम्हारा यूं मुझे खुद से दूर करना ही मुझे पागल बनने पर मजबूर कर देता है सिलीगल। ये बोलते हुए दानिश उसके गर्दन पर किस करने लगा। अंतरा अब शांत थी। वो दानिश के टच को फील कर धीमी धीमी सांसें ले रही थी। उसे पता था कि दानिश के आगे वो नहीं जीत सकती थी, जिस वजह से उसने स्ट्रगल करना बंद कर दिया। वहीं उसका सर दानिश के कंधे पर था और दानिश उसके गर्दन से लिपटा हुआ था। कुछ वक्त बाद दानिश उससे अलग हुआ और वॉशरूम से बाहर जाते हुए सर्द आवाज में बोला, चेंज करके बाहर आओ। ये कहकर दानिश वहां से बाहर निकल गया। उधर दानिश के जाने के बाद अंतरा ने गहरी सांस लिया और खुद को संभाला। उसे दानिश से अब कोई भी बहस करने का मन नहीं था, जिस वजह से उसने चुपचाप शावर लिया। उसके पास कपड़े नहीं थे और जो थे भी उसे दानिश ने पूरा गीला कर दिया था। अंतरा को समझ नहीं आया कि वो अब क्या पहने। अंतरा सोच में थी और इधर उधर अपनी नजरें घुमा रही थी। तभी उसे वहां एक बाथरोब टंगा दिखा। अंतरा ने उसे देखा और कुछ सोचकर उसे पहन लिया। अंतरा फिर वॉशरूम से बाहर निकली। रोने से और हॉट शॉवर लेने से उसका चेहरा गुलाबी हो चुका था। जब वो रूम में आई तो दानिश वही सोफे पर बैठा था। वो अपने टैब में कुछ कर रहा था। उसने कपड़े चेंज कर लिया था। अंतरा को वहां चुपचाप खड़े देखकर बॉसी टोन में बोला, क्लोजेट में तुम्हारे लिए कपड़े हैं, जाओ जाकर चेंज करो। अंतरा ने कोई बहस नहीं की और सीधे क्लोजेट में चली गई। कुछ देर बाद वो चेंज करके बाहर आई। दानिश ने एक नज़र उसे घूरा और बोला, कम टू मी। अंतरा ने अपने होंठ भींच लिए और अपने कदम सोफे की तरफ बढ़ा दिया। दानिश ने अंतरा को पकड़कर अपनी गोद में बिठा लिया। अंतरा घूर कर दानिश को देखने लगी और फिर दानिश उसे हॉट सूप पिलाते हुए बोला, इसे पियो, तुम्हें बेटर फील होगा। ये सुनकर अंतरा ने जलती नज़रों से दानिश को देखा और गुस्से से बोली, आप पास हो तो मुझे कभी बेटर फील नहीं हो सकता दानिश। अंतरा ने अभी ये कहा ही था कि दानिश ने अपने एक हाथ से उसका चेहरा पकड़ा और उसके मुलायम होठों पर अपने होंठ रख दिए। अंतरा सहम गई। दानिश उसे गुस्से से किस कर रहा था। अंतरा को अपने होठों पर दर्द महसूस हुआ और वो दानिश की गोद से उठने की कोशिश करने लगी, पर दानिश की पकड़ काफी मजबूत थी। कुछ वक्त बाद दानिश अंतरा को खुद से रिहा करते हुए बोला, समझ आया कि अब कितना करीब हूं मैं तुम्हारे, या फिर एक बार और समझाऊं, सिली गर्ल। ये कहकर वो वापस उसके गीले होठों को घूरने लगा, जो उसके किस से बिल्कुल सूजकर लाल हो चुके थे। अंतरा ये सुनकर हड़बड़ा गई और फिर उसने गहरी सांस लिया और खुद को संभालते हुए अपना सर नीचे झुका लिया। दानिश उसे डेविल से कम नहीं लग रहा था। दानिश के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आ गई और उसने वापस से अंतरा को सूप पिलाया। इस बार अंतरा ने कुछ भी नहीं कहा और सूप पीने लगी, जिसे देखकर दानिश उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां चलाते हुए बोला, गुड गर्ल, आई लाइक इट जब तुम मेरी सारी बातें चुपचाप मान लेती हो। ये सुनकर अंतरा बुरी तरह चिढ़ गई और दानिश को घूरने लगी। दानिश ने उसे पूरा सूप पिलाया। सूप पिलाने के बाद उसने अंतरा का मुंह साफ किया, जिसके बाद अंतरा दानिश की गोद से खड़ी होते हुए बोली, अब हमें घर चलना चाहिए, दादी हमारा इंतजार कर रही होंगी। इस पर दानिश कुछ जवाब देता कि तभी टेबल पर रखा उसका फोन रिंग हुआ। दानिश ने फोन उठाया और बिना अंतरा को कुछ जवाब दिए रूम से बाहर निकल गया। वहीं अंतरा मुंह बनाते हुए दानिश को जाते देखती रह गई। उसे घर जाना था। उसे टेंशन हो रही थी कि अगर वो टाइम से घर ना पहुंची तो सबको क्या जवाब देगी। अंतरा ने मन ही मन कुछ सोचते हुए श्रेया के पास कॉल लगाया और उधर से कॉल पिक होते ही उसने कहा, श्रेया सुनो, अगर घर से कॉल आए कि मैं अभी तक घर क्यों नहीं आई तो तुम प्लीज उनसे कह देना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर श्रेया शरारती आवाज में बोली, क्या बात है मैडम? दानिश सर के साथ किसी रोमांटिक डेट पर गई हो क्या, जो मुझसे झूठ बोलने को कह रही हो? रोमांटिक डेट का नाम सुनकर अंतरा बुरी तरह चिढ़ गई और वो बोली, चुप हो जाओ श्रेया, मैं कभी उस शैतान के साथ कहीं ना जाऊं तो ये डेट तो भूल ही जाओ। इसलिए जो मैंने कहा है वो कर देना, अगर कॉल आया तो बाकी मैं संभाल लूंगी। इस पर फिर श्रेया ने हाँ कहा और कॉल कट कर दिया। इधर अंतरा जाकर सोफे पर बैठ गई। वो मन ही मन दानिश को कोस रही थी, उसकी वजह से उसे घर वालों से कितना झूठ बोलना पड़ रहा था। अंतरा यही सब सोचते सोचते सोफे से टिककर सो गई। वो काफी थकी हुई थी। दूसरी तरफ
एक फैक्ट्री बुरी तरह आग की लपटों में जल रही थी और आसपास फायर ब्रिगेड थी जो उस आग को बुझा रही थी, पर वो फैक्ट्री बुरी तरह जल रही थी। उससे कुछ दूर अपनी कार से टेक लगाए दानिश खड़ा था। उसकी आंखों में ब्लैक शेड्स था जिसमें इस वक्त फैक्ट्री की आग दिखाई दे रही थी। उन लपटों को देख दानिश बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस होकर फैक्ट्री को जलते हुए देख रहा था। तभी उसने पॉकेट से सिगरेट निकाला, उसे जलाया और उसकी कस भरते हुए खतरनाक आवाज में बोला, रेयान ग्रोवर, तुम आग से खेल रहे हो, पर इस आग में तुम्हें ही जलकर राख होना पड़ेगा। शिवम जो वहीं खड़ा ये सुन रहा था वो एक टक दानिश को देखते हुए बोला, आई डोंट थिंक सो कि रेयान ग्रोवर कोई कच्चा खिलाड़ी है, क्योंकि किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो ऐसे तुम्हारे किसी भी काम के बीच में आए, और यहाँ तो इसने तुम्हारे फैक्ट्री को ही आग लगवा दिया। उद्धरण चिन्ह। वो फैक्ट्री जो जल रही थी वो दानिश की फैक्ट्री थी। दानिश को जैसे उसके जलने से कोई फर्क ही न पड़ा हो और वो डेविल स्माइल करते हुए बोला, लड़ने में तब मजा आता है जब दुश्मन बराबरी का हो। तो अब मजा आएगा लड़ने में, क्योंकि मैंने कभी हारना नहीं सीखा और उसे मैं कभी जीतने नहीं दूंगा। ये बोलते हुए दानिश के चेहरे पर शैतानी स्माइल थी। तभी दानिश का फोन वापस से रिंग हुआ। दानिश बिना कॉल पर नाम देखे उसे पिक करते हुए एरोगेंट आवाज में बोला, रेयान ग्रोवर, तुम क्या छोटे बच्चों जैसा काम कर रहे हो? मर्द हो तो सीधा मुझ पर वार करो, ऐसे छोटी छोटी चीजें करके अपना मन मत बहलाओ। उद्धरण चिन्ह। उधर से रेयान रिंग करते हुए हंसकर बोला, दानिश ओबरॉय, द किंग ऑफ बिजनेस, इसी नाम से जाने जाते हो ना तुम? तो सुनो, अभी तो ये शुरुआत है और मैंने पहले ही कहा था मैं कायर नहीं हूँ जो तुमसे डर जाऊंगा। तुम अब आगे आगे देखो मैं क्या क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। दानिश उसकी बात सुनकर डेविल मुस्कान के साथ बोला, बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशंस डेनिश ओबरॉय, से दुश्मनी करना भी किस्मत की बात होती है। वैसे तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है जो तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। होप यू लाइक इट। ये बोलकर दानिश ने कॉल कट कर दिया और शिवम को कुछ इशारा किया और उधर रेयान रिंग करते हुए हंसकर बोला, दिस इज माई फर्स्ट विक्ट्री माई लव, अब मैं तुम्हें उससे बहुत जल्द छीन लूंगा। हाँ हाँ हाँ। ये बोलकर वो हंसते हुए ड्रिंक करने लगा। जैसा कि दानिश के कहे के मुताबिक करीब आधे घंटे में रेयान के पास एक कॉल आया। रेयान उस वक्त काफी नशे में आ चुका था, पर फिर भी वो उस कॉल को देखते हुए तुरंत नॉर्मल हो गया और पिक करते हुए बोला, हाँ माँ बोलिए। उधर रेयान की माँ ने परेशानी में कहा, बेटा हमारी यहाँ की ऑयल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग पूरी धराशायी हो चुकी है, यहाँ बहुत प्रॉब्लम आ चुकी है। ये सुनकर रेयान का सारा नशा उतर गया और उसके दिमाग में दानिश की कही बात गूंजने लगी, जिससे वो काफी गुस्से में आ गया। पर उसने फिर खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, माँ आप परेशान मत हो, मैं अपने इसे देखता हूँ। ये बोलकर उसने तुरंत कॉल कट किया और अपने एक आदमी के पास कॉल करके वहां का सब संभालने को बोला और फिर वो वापस से गुस्से में ड्रिंक करने लगा। उधर दूसरी तरफ पैलेस में ध्रुवी की कार ओबरॉय पैलेस के बाहर आकर रुकी। अब तक रात हो चुकी थी और ध्रुव ने उसे फैमिली डिनर पर इनवाइट किया था। वो जब गेट के पास पहुंची तब उसे वही रास्ते में ही ध्रुव मिल गया, जो शायद उसी का इंतजार कर रहा था। ध्रुवी ने उसे देखा और हाय कहा। ध्रुव तो उसमें खो सा गया था क्योंकि ध्रुवी ने ब्लैक कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही थी। ध्रुव फिर खुद को संभालते हुए उससे हेलो बोला और पैलेस के अंदर इनवाइट किया। ध्रुवी पैलेस के इंटीरियर डिजाइन की काफी तारीफ कर रही थी। तभी ध्रुव उसे लेकर लिविंग एरिया में पहुंचा जहां सभी घरवाले थे और उसी का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ध्रुव ने उनसे पहले ही बता दिया था कि वो उसकी एक बिजनेस पार्टनर आज डिनर पर आ रही थी। पर घरवालों की नज़र में तो ध्रुव और ध्रुवी एक साथ काफी अच्छे लग रहे थे। यहाँ तक कि देविका और बिपाशा जी ने ये भी प्लान कर लिया था कि वो आज के इस डिनर में ध्रुवी से सब कुछ पूछ लेंगी, उसके माँ बाप, घर और भी कई सारी चीजें, क्योंकि उन सब ने ध्रुव की आंखों में ध्रुवी को लेकर कई सारे इमोशंस देखे थे और उनकी नज़र में अब ध्रुव की शादी की उम्र हो चुकी थी। ऐसा नहीं था कि उन लोगों ने अब तक ध्रुव के लिए लड़कियां नहीं देखी थी। बहुत सारे रिश्ते ध्रुव के लिए आए थे, पर ध्रुव को उनमें से कोई भी लड़की नहीं पसंद आई थी, क्योंकि वो सब उसके पैसे और ओबरॉय खानदान के रुतबे को चाहती थी, ना कि उसे प्यार करती थी। इसलिए अभी तक ध्रुव की शादी के लिए घर वाले परेशान रहते थे। पर आज ध्रुवी को देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि ध्रुवी ही उनके घर की बहू बनेगी और ध्रुव की जीवन साथी। ध्रुवी ने उन सबको देखकर प्यारी सी स्माइल की और सभी को रिस्पेक्ट के साथ नमस्ते किया। सभी ने उसे प्यार से देखा। किस हद तक जाने वाली है दानिश और रेयान की दुश्मनी? आखिर क्यों रेयान अंतरा के पीछे पड़ा है? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो सिर्फ पॉकेट एफएम पर। 47 मुझे तुम्हें करीब से देखना। ध्रुवी को देखकर सभी के चेहरे पर स्माइल थी।
ध्रुवी सबसे काफी अच्छे से बात कर रही थी। ध्रुवी को वो लोग जैसे खुद की फैमिली की तरह लग रहे थे और वो उन सब के साथ काफी कंफर्टेबल फील कर रही थी। ध्रुव भी वहीं बैठा उन लोगों को ध्रुवी से बातें करते देख रहा था। कुछ समय इसी तरह बातें करने के बाद फिर बिपाशा जी उठते हुए ध्रुवी से प्यार से बोली, बेटा अब चलो डिनर करते हैं। उद्धरण चिन्ह। उनकी बात सुनकर ध्रुवी ने प्यार से हाँ में सर हिलाया और फिर सभी डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ गए। तभी बिपाशा जी ध्रुव को टोकते हुए पूछी, अंतरा कहाँ है बेटा? तुमने कहा था दानिश उसे लेकर आ रहा है, पर अभी तक दोनों ही नहीं पहुंचे। दादी बहुत बार अंतरा के बारे में पूछ चुकी हैं। उद्धरण चिन्ह। उनकी बात सुनकर ध्रुव उनको शांत कराते हुए बोला, मॉम अब परेशान मत हो, मैं अभी दानिश के पास कॉल करता हूँ और उससे पूछता हूँ कि वो कहाँ रह गया। उसकी बात सुनकर बिपाशा जी ने हाँ में सर हिलाया और फिर डाइनिंग एरिया तरफ चली गई। वहीं ध्रुव फिर दानिश को कॉल करने दूसरी साइड चला गया। दूसरी तरफ प्राइवेट बंगले में अंतरा अभी भी उसी तरह सोफे पर सो रही थी, पर उसकी आंखें खुलने लगीं और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली उसकी चीख निकल गई, आ। वो चीखते हुए सोफे पर उठकर बैठ गई और अपने सीने पर हाथ रखकर लंबी लंबी सांसें लेते हुए बोली, दानिश आप नज़दीक से इतने डरावने क्यों लगते हो? और ऐसे एकदम मुंह के पास कौन बैठता है? मेरी तो जान ही निकल गई। वही दानिश जो अंतरा के चेहरे के एकदम सामने बैठा था और उसे बिना किसी भाव के देख रहा था। वो उसकी ऐसी बात सुनकर उसे घूरते हुए बोला, मुझे तुम्हें करीब से देखना अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं तुम्हें देख रहा था। इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सिलीगल। ये सुनकर अंतरा मुंह बनाते हुए खुद से बोली, कह तो ऐसे रहे हैं जैसे कि 24 घंटे मुझे ही देखते रहते हैं। दानिश अंतरा के चेहरे को अपने हाथों से सहलाते हुए बोला, हाँ ये सच है, मैं तुम पर 24 घंटे नजर रखता हूँ और अभी मुझे यहाँ बैठे 3 घंटे हो चुके हैं। ये सुनकर अंतरा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हैरानी में दानिश को देखते हुए बोली, एक मिनट, पहली बात क्या कहा आपने कि आप मुझ पर 24 घंटे नजर रखते हो, और दूसरी बात कि आप पिछले 3 घंटे से मुझे ऐसे बैठकर देख रहे थे। अंतरा को दानिश अब पूरी तरह सनकी इंसान लगने लगा। वही दानिश ने बिना किसी इमोशन के हाँ में सर हिलाया। ये देखकर अंतरा और भी हैरान होकर दानिश को घूरने लगी। अंतरा को अब कुछ समझ आया और वो मन ही मन बोली, ओह अच्छा, तभी ये टपक पड़े थे कॉलेज के बाहर उस समय, वही तो मैं भी सोचूं कि ये कहाँ से चले आते हैं हर बार, इसका मतलब ये शैतान मुझ पर नजर रखते हैं हूँ इनकी तो। ये बोलकर अंतरा घूरते हुए अपनी इंडेक्स फिंगर पॉइंट करते हुए बोली, देखिए सच सच बताया आपने कहाँ कहाँ कैमरे लगवा रखे हैं। ये बोलकर वो फिर जल्दी से कुछ सोचते हुए गुस्से से बोली, कहीं आपने मेरे रूम या बाथरूम में तो कैमरे नहीं लगवाए ना? अगर आपने ऐसा किया होगा तो खुद की कसम मैं आपका सर फोड़ दूंगी, बाल खींच लूंगी, मुंह तोड़ दूंगी, आपकी सारी काज को आग लगा दूंगी। दानिश अंतरा को बस एकटक देखे जा रहा था। वो उसकी बातों को सुनकर शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, यू आर राइट सिली गर्ल, मैंने हर एक जगह कैमरे लगवा रखे हैं और मेरे पास तुम्हारे हर तरह के फोटोज हैं, इसलिए अब से सोच समझकर मुझसे बहस करना, गॉट इट? उसकी ऐसी बातें सुनकर अंतरा सहम गई और फिर उसने जल्दी से रोनी आवाज में कहा, नहीं दानिश आप इतने भी बुरे नहीं हो सकते, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। दानिश उसे तीखी नजरों से घूर कर बोला, जस्ट शट योर शिट। अंतरा का मुंह बन गया और वो मन ही मन दानिश को अब कोसने लगी। तभी फिर अंतरा को कुछ याद आया और उसने मुंह फुलाकर कहा, मुझे घर जाना है, मुझे घर ले चलिए। अंतरा को पता था वो जिस जगह पर थी वहां से उसे दानिश ही घर लेकर जा सकता था। दानिश अपनी जगह से खड़े होते हुए बॉसी टोन में बोला, मैं नीचे हूँ, अगले 1 मिनट में नीचे आओ। ये बोलकर वो रूम से बाहर निकल गया। वहीं अंतरा उसकी बात सुनकर फिर जल्दी जल्दी सोफे से खड़ी हुई। उसने फिर खुद के कपड़े सही करके तुरंत रूम से बाहर निकल गई। वो नीचे आए जहां समय दानिश के साथ ऋतिक खड़ा था। अंतरा जाकर प्यारी सी स्माइल करते हुए ऋतिक से हेलो बोली। दानिश की नजरें तुरंत तीखी हो गई और उसने ऋतिक से सख्त आवाज में कहा, कार निकालो, हमें पैलेस के लिए निकलना है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर ऋतिक फिर वहां से बाहर चला गया। वही अंतरा का मुंह बन गया और वो मन ही मन दानिश को कोसते हुए बोली, शैतान कहीं की जरा भी बात नहीं करने देते किसी से। तभी दानिश अंतरा के साइड मुड़ा और उसके बाजुओं को पकड़ते हुए सख्ती से बोला, कुछ ज्यादा नहीं तुम्हारा दूसरों से बातें करने लगी हो तुम। उसकी बात सुनकर अंतरा खुन्नस में बोली, आखिर दिक्कत क्या है? इसमें वो मेरे सीनियर है तो मुझे उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जिस वजह से मैंने कह दिया, इसमें आपको इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है दानिश? उसकी बात सुनकर दानिश अपनी पकड़ उसके बाजुओं पर कसते हुए बोला, प्रॉब्लम है मुझे और बहुत प्रॉब्लम है।
तुम्हारा किसी से भी ऐसे बात करना मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है, और जहाँ बात रही सीनियर की, तो जब तुम मेरे साथ खड़ी हो तो तुम उन सबकी बॉस हो, ना कि उनसे जूनियर। यू गेट दैट सिली गर्ल। दानिश के लहजे में कठोरता थी, जिसे सुनकर फिर अंतरा धीरे से अपनी पलकें ना चाहते हुए भी हाँ में हिला दिया, जिसे देखकर फिर दानिश उसे छोड़ते हुए उसके बालों को ठीक करके शांत आवाज में बोला, आई होप तुम्हें आगे से ये बात मुझे समझानी ना पड़े, ओके। अंतरा उसे घूरकर देखते हुए बस हाँ में सर हिला दी, और फिर दानिश उसके गालों पर धीरे से एक किस कर लिया और अंतरा का हाथ पकड़कर उसे बंगले से बाहर ले गया। वहीं अंतरा के गाल गुलाबी हो चुके थे दानिश की लास्ट वाली हरकत से। अंतरा को कभी कभी खुद ही नहीं समझ आता था कि वो क्यों दानिश को खुद को कंट्रोल करने देती थी, वो क्यों उसे मना नहीं कर पाती थी या उसकी कोई भी बात टाल नहीं पाती थी। इसमें कोई शक नहीं था कि अंतरा को अब दानिश की प्रेजेंस फील होती थी, और उसके मन के किसी कोने में दानिश के लिए फीलिंग्स पनप चुकी थी, जिसे वो अब जानने भी लगी थी। उधर दानिश अंतरा को कार में ले गया और कुछ ही देर में उनकी कार पैलेस के लिए निकल गई। उधर पैलेस में ध्रुवी अभी भी पैलेस में थी और अब तक सभी ने डिनर कर लिया था। ध्रुवी इस समय गार्डन में बिपाशा और देविका जी के साथ कुछ बातें कर रही थी। तभी देविका जी के मन में जो एक बात कब से थी, वो फिर ध्रुवी से कहते हुए बोली, बेटा हमें कुछ पूछना है तुमसे, तुम बुरा तो नहीं समझोगी ना। उनकी बात सुनकर ध्रुवी स्माइल करते हुए बोली, जी दादी बोलिए ना, आप मुझे अलग मत समझिए। उसके अपनेपन को देखकर देविका जी मुस्कुराते हुए फिर बोली, देखो बेटा, मेरा बड़ा पोता ध्रुव जिसके साथ तुम काम कर रही हो, उसकी अब शादी की उम्र हो गई है, और हमने कई सारी लड़कियां भी उसे दिखाई पर कोई भी उसके मन को नहीं भाई। पर आज जब वो तुम्हें अपने साथ यहाँ लेकर आया तब। ये बोलते बोलते वो रुक गई। वहीं ध्रुवी समझदार थी, वो उनके कहने का मतलब समझ रही थी। हालांकि उसे खुद ये नहीं पता था कि कब वो ध्रुव को पसंद करने लगी थी। पर उसने फिर कहा, तब क्या दादी जी? उसकी बात सुनकर बिपाशा जी फिर प्यार से उससे बोली, तब हम सबने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार और इज्जत देखी थी, जिसे देखकर हमें बहुत अच्छा लगा, और हमने सोच लिया था कि हम तुमसे ये बात बिल्कुल तुम्हारे फैमिली या दोस्त बनकर करेंगे, जिससे कि तुम्हें बुरा ना लगे और तुम हमारी बात को भी समझो। उनकी ये बात सुनकर ध्रुवी कुछ पल हैरान रह गई, और उसने फिर गहरी सांस लेकर उन दोनों की तरफ देखा और अपने नजरें झुकाते हुए बोली, दादी जी, आंटी, मैं आप दोनों की रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं आप दोनों की फीलिंग्स को भी समझती हूँ, पर आपको पहले ध्रुव जी से बात करनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं उनके कंपैरिजन में ठीक हूँ। उसकी बात को समझते हुए देविका जी उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, हमें पता है ऐसे रिश्ते की बातें खुद लड़की से करना थोड़ा अजीब होता है, और जहाँ बात रही ध्रुव की तो उससे मैं बात कर लूंगी, पर बेटा सच कहे हमें तुम बहुत पसंद आ गई हो। फिर आगे वो कुछ सोचते हुए बोली, और हाँ तुम परेशान मत हो, तुम अच्छे से समझ लो, हम लोगों से दोबारा भी मिलते रहना, और जब तुम्हें ठीक लगे तुम हमसे कह देना, हम खुद रिश्ता लेकर तुम्हारे घर जाएंगे। उन सबकी बातें सुनकर ध्रुवी का तो चेहरा लाल हो गया था। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि आज उसके साथ ऐसे रिश्ते वाली बातें होंगी। ध्रुवी फिर उनसे ज्यादा कुछ ना कहते हुए बस धीरे से हाँ में सर हिलाई, क्योंकि उसे बहुत शर्म आ रही थी। तभी ध्रुव उन सब के पास आते हुए ध्रुवी से बोला, चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ आता हूँ, क्योंकि रात काफी हो गई है। ध्रुव को देखकर ध्रुवी को देविका और बिपाशा जी की कई सारी बातें याद आने लगी और उसका चेहरा वापस से लाल हो गया। पर उसने खुद को नॉर्मल दिखाते हुए सभी से प्यार से बाय कहा और फिर ध्रुव के साथ बाहर निकल गई। ध्रुव ने किसी जेंटलमैन की तरह ध्रुवी के लिए कार का गेट ओपन किया। ध्रुवी स्माइल करते हुए उसमें बैठ गई और फिर ध्रुव खुद ड्राइवर सीट पर बैठकर कार स्टार्ट कर दिया। ध्रुवी इस बार शांत थी और वो विंडो से बाहर चुपचाप देखे जा रही थी। उसके मन में बस आज की सारी बातें चल रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे क्या। वही ध्रुव उसे शांत देखकर मन ही मन थोड़ा टेंशन में बोला, कहीं मॉम या दादी ने कुछ कह तो नहीं दिया इसे, वरना ऐसे तो चुप नहीं रहती थी। ओह गॉड, बस वो लोग कुछ उल्टा सीधा ना कह दी हो बस, वरना तो मेरी ये लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। ध्रुव मन ही मन यही सोचे जा रहा था कि तभी ध्रुवी कार रुकवाते हुए बोली, ध्रुव जी कार रोकिए। उसकी बात सुनकर ध्रुव ने जल्दी से कार रोक दिया और फिर ध्रुवी से टेंशन में बोला, क्या हुआ? ध्रुवी उसे देखते हुए बोली, मेरा घर आ गया। उसकी बात सुनकर ध्रुव सेंस में आया और बाहर की ओर देखने लगा तो सच में ध्रुवी का फ्लैट आ चुका था। ध्रुव फिर धीरे से स्माइल करते हुए ध्रुवी से बोला, वो एक्चुअली मैं कुछ सोच रहा था इसलिए ध्यान नहीं दे पाया। ध्रुवी कार से बाहर निकलते हुए मुस्कुराकर बोली, इट्स ओके ध्रुव जी, होता है कभी कभी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, बाय, कल ऑफिस में मिलते हैं।
ध्रुव उसकी बात सुनकर हाँ में सर हिलाया और फिर कुछ सोचते हुए तुरंत बोला, वैसे आप मुझे सिर्फ ध्रुव बुला सकती है क्योंकि अब तो हम फ्रेंड्स हैं ना। उसकी बात सुनकर ध्रुवी कुछ पल शांत हो गई और फिर स्माइल करते हुए बोली, ओके तो फिर आप भी मुझे सिर्फ ध्रुवी ही बुलाएंगे। उसकी बात सुनकर ध्रुव काफी खुश हो गया और उसने तुरंत हाँ में सर हिलाया और फिर ध्रुवी भी हंसते हुए अपने फ्लैट में चली गई। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए वापस अपनी कार पैलेस के लिए टर्न कर लिया। वहीं ध्रुवी और ध्रुव के जाने के कुछ देर बाद दानिश की कार पैलेस के बाहर आकर रुकी और अंतरा दानिश के साथ बाहर निकलकर सीधे पैलेस के अंदर गए। तो क्या फैसला करेगी अब ध्रुवी, और रेयान क्या प्लान करेगा आगे? क्या ध्रुव और ध्रुवी होंगे एक? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो सिर्फ पॉकेट एफएम पर। 48 यू आर सो ब्यूटिफुल माई लव। अब आगे दानिश अंतरा को लेकर पैलेस के अंदर आया। जब वो दोनों अंदर लिविंग एरिया में पहुंचे तब घर के सभी लोग वहीं हॉल में बैठे थे और शायद ध्रुव और ध्रुवी के बारे में ही बातें कर रहे थे। बिपाशा जी ने जब दानिश और अंतरा को साथ आते देखा तब वो उन दोनों बोली, कहाँ रह गए थे तुम दोनों, इतनी देर लगा दी। फिर दानिश की तरफ देखते हुए बोली, दानिश तुम अंतरा को सबसे पहले घर छोड़ा करो बेटा, उसके बाद तुम अपने मीटिंग्स में जाया करो, हम सब उसके लिए काफी परेशान हो जाते हैं। अंतरा ने जब ये सुना तो उसे समझ आ गया कि दानिश ने घर में यही बताया होगा देर से आने की वजह, इसलिए फिर अंतरा भी रिलैक्स हो गई, वरना उसे लग रहा था कि वो क्या क्या बहाने बताएगी उन सब से। वही दानिश उनकी बात सुनकर बिना भाव के अंतरा को देखा जो काफी इनोसेंट बिहेव कर रही थी। दानिश फिर थर्ड फ्लोर पर जाते हुए बोला, मैं डिनर नहीं करूंगा। उसकी बात पर कोई कुछ कहता पर उससे पहले ही दानिश वहां से चला गया। वहीं अंतरा उसे जाते हुए देखकर मुंह बनाने लगी। फिर बिपाशा जी अंतरा के पास आते हुए बोली, अच्छा चलो बेटा तुम डिनर कर लो, उसकी तो आदत ही है ऐसे डिनर ना करने की। अंतरा उनकी बात सुनकर मन ही मन बोली, जब दूसरों का खून पीने से ही इनका पेट भर जाता है तो कहाँ से इन्हें कोई खाना अच्छा लगेगा। उसे खुद में ऐसे खोए देख बिपाशा जी उसे झकझोरते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, दानिश ने फिर से कुछ कहा क्या तुमको? उनकी बात सुनकर अंतरा जल्दी से ना में सर हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये बोलते हुए वो स्माइल करने लगी और फिर बिपाशा जी मुस्कुराते हुए डाइनिंग एरिया में चली गई। कुछ समय बाद अंतरा सभी को गुड नाइट बोलकर अपने रूम में आए और स्टडी चेयर पर जाकर बैठ गई। उसने अपने नोट्स निकाला और पढ़ाई करने लगी। उसे अभी नींद नहीं आ रहा था। इसी तरह देर तक पढ़ते पढ़ते आखिरकार उसे नींद आने लगी और फिर वो अपने नाइट लैम्प को बंद करके अपने बेड पर चली गई। कुछ ही देर में वो सो गई। अगली सुबह अंतरा अपने समय पर उठ गई और रेडी होकर सबसे पहले मंदिर में गई। उसके बाद वो सभी के साथ डाइनिंग एरिया में आई। दानिश वहां नहीं था। ध्रुव भी सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकल गया था। अंतरा सभी के साथ ब्रेकफास्ट करके कॉलेज के लिए बाहर निकली। ड्राइवर के साथ वो फिर सीधे कॉलेज चली गई। कुछ ही देर बाद उसकी कार कॉलेज के गेट पर रुकी और वो अपने बैग को लेकर कार से उतरी। अभी वो उतरी ही थी कि जस्ट उसके कार की साइड में ही एक कार और आकर रुकी, जिसमें से रेयान और उसकी सौम्या बाहर निकले। रेयान सौम्या को जाने का इशारा करके खुद अंतरा के पास आने लगा। वहीं अंतरा अपना बैग लेकर उसे इग्नोर करते हुए अंदर जाने लगी। रेयान के हाथ में पट्टी बंधी थी। रेयान अंतरा को ऐसे जाते देखकर उसे टोकते हुए बोला, नॉट बैड, तुम काफी खूबसूरत हो। उसने जानबूझकर ऐसा टोंट किया था जिससे अंतरा गुस्से से रुक गई और रेयान की तरफ देखकर बोली, नॉट बैड बट तुम एक लकड़बग्घे हो। उसकी बात सुनकर रेयान का मुंह बन गया और वो अंतरा को घूरते हुए बोला, हाउ डरे यू, तुम मुझ जैसे कूल और हैंडसम लड़के को ऐसे नाम से नहीं बुला सकती। अंतरा उसकी बात सुनकर लापरवाही से बोली, तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही भाव देते हो, बट योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तुम एक लकड़बग्घे हो, समझे? कोट। ये बोलकर अंतरा तुरंत उसे इग्नोर करके अपने क्लास की तरफ बढ़ गई। वहीं उसकी बातों को सोचकर रेयान के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो अंतरा को जाते देखकर खुद से बोला, यू आर सो ब्यूटिफुल माई लव। वो अभी ये बोल ही रहा था कि तभी किसी कार की तेज हॉर्न उसे सुनाई दी, जिसे सुनकर रेयान इरिटेट होकर उस ओर देखने लगा और थोड़ा साइड हो गया। वहीं उधर दानिश अपने बुगाती से उतरा और रेयान को देखकर टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, इतना ही अगर मरने का शौक चढ़ा है तो मुझे बता, मैं लोगों को मारने में बहुत एक्सपर्ट हूँ, खासकर तुम जैसे लोगों को मैं बहुत यूनिक मौत देता हूँ। रेयान दानिश की बात सुनकर चिढ़ गया और वो उसे गुस्से से घूरते हुए बोला, कल तुमने जो किया है ना मेरे साथ, उसका हिसाब अभी बाकी है जो मैं बहुत जल्द पूरा करूंगा। उसकी बात सुनकर दानिश उसे बोरियत में देखते हुए बोला, ये सब शुरू तुमने किया था, मैं तो अब बस खत्म कर रहा हूँ। एनीवे मेरे पास तुम जैसे लोगों से बात करने के लिए जरा भी वक्त नहीं है।
सो एक्सक्यूज मी। ये कहते हुए वो अपनी क्लास की ओर बढ़ गया। वही रेयान भी उसके पीछे जाते हुए गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए बोला, मेरे पास भी तुम जैसे लोगों से बात करने का वक्त नहीं है। दानिश ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और दोनों एक ही क्लास की तरफ बढ़ गए। वहां की लड़कियां दो हैंडसम हंट को देखकर आहें भरने लगी, पर दानिश उन सबको इग्नोर कर शिवम के पास वाली डेस्क पर जाकर बैठ गया। वही रेयान भी सबको इग्नोर करते हुए करण के पास वाली डेस्क पर जाकर बैठ गया। दूसरी तरफ अंतरा अपने क्लास में श्रेया के साथ बैठी थी और उनकी क्लास में टीचर लेक्चर दे रहे थे। अभिषेक अभी कॉलेज नहीं आ रहा था। उसका एक हाथ पूरा खराब हो चुका था जिसके लिए वो विदेश में अपना ट्रीटमेंट करवाने गया था। कुछ समय बाद पहला लेक्चर खत्म हुआ और दूसरे लेक्चर के लिए अंतरा और सारी क्लास को टेरेस वाले एक क्लास में जाने वाले थे, जिस वजह से वो और सभी फिर अपनी अपनी बुक्स लेकर ऊपर की ओर चले गए। उधर दानिश के पास ऋतिक का कॉल आया। क्लास में टीचर नहीं थे और दानिश क्लास से बाहर निकल गया। वही रेयान करण से कुछ कॉलेज के बारे में बात कर रहा था, तभी उनकी क्लास में सौम्या आई। सौम्या को देखते ही करण की नज़र उस पर टिक गई और वो उसे घूरने लगा। सौम्या काफ़ी सुंदर थी। वही सौम्या रेयान के पास आई और बोली, भाई मुझे घर पर मॉम ने कुछ अर्जेंट बुलाया है तो मैं जाऊं। उसे देखते हुए रेयान ने कहा, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? उसकी बातों का जवाब देते हुए सौम्या बोली, नहीं भाई वैसी कोई बात नहीं है। उसकी बात पर फिर रेयान ने हाँ में सर हिलाया और उसके साथ बाहर आया। करण तो सौम्या में जैसे खो ही गया था। वही अंतरा टेरेस पर सभी के साथ थी। उसकी क्लास फिर कुछ देर में खत्म हुई और फिर वो श्रेया के साथ कुछ देर वहीं टेरेस पर हल्की हल्की धूप लेने लगी। हल्का ठंड का मौसम था। वो श्रेया से कुछ स्टडी में डिस्कस करने लगी। कुछ देर की डिस्कशन के बाद वो दोनों कुछ मस्ती भरी बातें करने लगे, जिसमें से श्रेया ने अंतरा को दानिश के नाम से छेड़ना शुरू किया, जिससे अंतरा का चेहरा लाल हो गया और वो उसे घूरते हुए उसके पीछे जाते हुए बोली, तुम श्रेया की बच्ची, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। वो एक नंबर के शैतान है जो मुझे हमेशा तंग करते रहते हैं, समझी? श्रेया उसकी बात पर हंसते हुए भागने लगी और बोली, अच्छा अगर ऐसा ही है तो तुम्हारा चेहरा ऐसे ब्लश क्यों करता है उनके नाम पर? अंतरा को पता ही नहीं चला कि कब वो टेरेस के एकदम किनारे साइड आ गई। उधर साइड नीचे का सरफेस थोड़ा स्लिपिंग टाइप था, क्योंकि रात को हल्की बारिश हुई थी। अंतरा अभी भी श्रेया के पीछे दौड़ रही थी और जब वो उस ओर पहुंची तो वो जैसे ही आगे बढ़ने को हुई उसका पैर बुरी तरह मुड़ गया और वो चीखते हुए स्लिप कर गई। उसकी चीख सुनकर और उसे ऐसे टेरेस से नीचे गिरते देख श्रेया एकदम घबरा गई और वो एक जगह रुककर तेज से चिल्लाई, अंतरा आ! वही अंतरा कॉलेज की टॉप एरिया की ओर ऐसे दीवार को पकड़े सहमी हुई लगती थी। उसे काफी डर लग रहा था। उसका हाथ कभी भी छूट सकता था और वो घबराते हुए बोली, मैं गिर जाऊंगी, प्लीज मुझे बचाओ, मैं अभी मरना नहीं चाहती। अंतरा के चेहरे पर अब पसीना आने लगा था। उसे एक्रोफोबिया था, जिसमें उसे ऊंचाई से काफी डर लगता था। उसकी सांस ऊपर नीचे होने लगी और उसका शरीर डर से कांप रहा था। पैर मुड़ने की वजह से उसे पैर में भी काफी पेन हो रहा था। उसके हाथ में पसीने आ रहे थे, जिससे कि उसका हाथ आखिरकार स्लिप हो ही गया और उसकी तेज चीख निकल गई। डर से उसने अपनी आंखें बंद कर ली, पर तभी उसे फील हुआ कि उसका हाथ किसी के हाथ में मजबूती जकड़ा हुआ था और कोई उससे बोल रहा था, नीचे मत देखना वरना तुम्हें और डर लगेगा, बस मेरी तरफ देखो और ऊपर आने की कोशिश करो। अंतरा उस आवाज को सुनकर हैरानी और डर से उस तरफ उस इंसान की ओर देखने लगी, जिसका चेहरा धूप से चमक रहा था, जो रेयान था। रेयान के चेहरे पर अंतरा को ऐसे देखकर परेशानी थी, जिसे अंतरा अपनी डरी आंखों से देख सकती थी। उसे कभी लगा नहीं था कि रेयान उसकी ऐसे भी परवाह करेगा। वो रेयान को अभी देख ही रही थी कि रेयान ने उसे पूरी ताकत से ऊपर खींचते हुए कहा, मुझे घूरना बंद करो। पता है मुझे कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, पर अब ऊपर आने की कोशिश करो। उसकी बात सुनकर अंतरा का मुंह फिर से बन गया, पर अभी उसे ऊंचाई से डर था, जिस वजह से वो रेयान के कहे के मुताबिक अपने शरीर पर जोर लगाते हुए ऊपर आने लगी। रेयान उसे धीरे धीरे करके ऊपर खींचता चला गया और कुछ ही समय बाद रेयान ने उसे ऊपर टेरेस पर खींच लिया। अंतरा जैसे ही ऊपर आए वो तुरंत लंबी लंबी सांसें लेने लगी। रेयान उसे देखते हुए गुस्से से बोला, जब तुम्हें हमेशा से ऊंचाई से डर लगता था तब क्या जरूरत थी यहाँ ऐसे आने की? उसकी बात सुनकर अंतरा उसे अजीब तरह से देखने लगी, पर तभी वो किसी की बाहों में कैद हो गई। रेयान का मुंह गुस्से लाल हो उठा और वो आगे बढ़कर जैसे ही अंतरा को उस इंसान की बाहों से अलग करने गया, वैसे ही उस इंसान ने एक पंच रेयान के पेट पर मारा, जिससे कि रेयान थोड़ा दूर हो गया।
वही अंतरा घबराते हुए रेयान को देखने लगी और फिर उस इंसान को देखते हुए बोली, दानिश ये क्या कर रहे हैं आप, उसने मेरी जान बचाई। और आप हैं कि? तभी दानिश उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, शश इसने जान बचाई है तो इसके मैं इसे थैंक यू बोल दूंगा, तुम अपने दिल या दिमाग में इसके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं बनाओगी। गॉट इट? दानिश की आंखों में गुस्सा था। वही रेयान उसकी बात सुनकर गुस्से से बोला, ओ रियली तुम रोकोगे उसे मेरे बारे में कुछ भी सोचने से? दानिश ये सुनकर धीरे धीरे अंतरा के चेहरे को सहलाते बोला, ऑफकोर्स मैं रोकूंगा इसे। ये कहकर दानिश ने अंतरा के माथे पर एक किस किया। अंतरा जो अभी घबराए और डरी हुई थी वो एकदम शांत हो गई दानिश के इस किस से। सभी स्टूडेंट्स ने देखा कि अंतरा ठीक थी तो वो सभी फिर अपनी अपनी क्लास में चले गए। उधर दानिश ने अंतरा को गोद में उठाया और उसे लेकर कॉलेज की क्लिनिक की ओर चला गया। अंतरा के हाथों और पैरों में स्क्रचेज आई हुई थी। अंतरा क्लिनिक को देखते हुए दानिश से न समझी में बोली, पर मुझे चोट नहीं आई है। दानिश उससे बिना किसी भाव के बोला, पर मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है इसलिए तुम्हारा पूरा बॉडी चेकअप होगा। अंतरा उसकी बात सुनकर खुन्नस में उसे घूरने लगी। दूसरी तरफ रेयान गुस्से से दानिश को जाते हुए देख रहा था। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बस एक बार मुझे सबूत मिल जाए जिससे कि मैं ये जान सकूं ये वही है, फिर मेरी जगह तुम होगे और तुम्हारी जगह मैं उसे अपनी बाहों में लूंगा। ये बोलते हुए वो फिर गुस्से से किसी को कॉल करते हुए वहां से चला गया। उधर श्रेया भी शिवम के साथ चली गई थी क्योंकि दानिश के आ जाने से वो वैसे भी अंतरा से नहीं मिल सकती थी। उधर क्लिनिक में अंतरा को एक फीमेल डॉक्टर चेक कर रही थी। दानिश उस जगह से जरा भी नहीं हिला था और अंतरा को घूरे जा रहा था। क्या पता लगवा रहा है रेयान, आखिर क्या दानिश उसे कामयाब होने देगा? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अंतरा का पास्ट कॉलेज क्लिनिक। कुछ समय बाद दानिश अंतरा को लेकर क्लिनिक से बाहर निकला और उसे कॉलेज की कैंटीन की तरफ लेकर चला गया। कैंटीन में पहुंचकर दानिश ने अंतरा के लिए चेयर खींची। अंतरा ने बिना कुछ कहे उस पर बैठ गई। अंतरा की स्क्रैच पर बैंडेज लगा हुआ था। हालांकि अंतरा बिल्कुल ठीक थी पर दानिश के फुल बॉडी चेकअप करवाने की वजह से उसका मुंह चिढ़ा हुआ था और वो सिर्फ दानिश को ही घूरे जा रही थी। वही दानिश कैजुअली आकर अंतरा के सामने वाली चेयर पर बैठ गया। तभी एक वेटर उनके पास आया। दानिश ने एरोगेंट आवाज में उसे ऑर्डर दिया। कुछ ही समय में लंच टेबल पर अंतरा के सामने रखा हुआ था। दानिश बिना किसी इमोशन से अंतरा को खिलाने लगा। अंतरा दानिश को घूरते हुए चुपचाप बस खाने लगी। अंतरा का जब पेट भर गया तब वो मना करते हुए बोली, दानिश अब बस मेरा हो गया। दानिश उसे कुछ पल घूर कर देखते हुए बोला, तुम काफी दुबली हो, तुम्हें और खाने की जरूरत है। ये कहकर वो उसे और खिलाने लगा। अंतरा का मुंह बन गया पर दानिश उसे खिलाता रहा। अंतरा मन ही मन कोसते हुए बोली, ये शैतान कहीं के खाने में भी ऑर्डर देना है इन्हें। जब पूरा खाना खत्म हुआ तब दानिश अंतरा के मुंह को साफ करते हुए बोला, अब तुम क्लास में जाओ, मुझे कुछ काम है और हाँ अब तुम उस रेयान से कोई बात नहीं करोगी, क्लियर? ये सुनकर अंतरा मासूमियत से बोली, पर मैं कहाँ उससे बात करती हूँ, वो खुद ही मुझसे बात करता है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर दानिश का चेहरा कठोर हो गया और उसने कहा, उसे मैं हैंडल कर लूंगा पर तुम उससे बिल्कुल बात नहीं करोगी, ओके सिलीगल? अंतरा इस बात पर फिर ज्यादा बहस ना करते हुए हाँ में सर हिला दी और फिर दानिश उसे वापस क्लास में छोड़कर कॉलेज से बाहर निकल गया। वहीं अंतरा जब अपने क्लास में आई तो श्रेया उसे देखकर माफी मांगते हुए बोली, आई एम सॉरी अंतरा, मेरी वजह से आज तुम्हारे साथ वो सब हुआ, अगर आज तुम्हें कुछ भी हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। उसे रिग्रेट करता देखकर अंतरा उससे प्यारी सी स्माइल करते हुए बोली, अरे कोई बात नहीं यार, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, वो तो मैं थी जो उस तरफ चली गई और ये सब हो गया। बाकी तुम्हें ऐसे सॉरी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर श्रेया फिर कुछ सोचकर बोली, एक बात कहूँ अंतरा? अंतरा उसकी बात पर कैजुअली हाँ में सर हिलाकर बोली, हाँ बोलो ना। ये कहकर वो अपनी बुक्स निकालने लगी तो श्रेया बोली, तुम भी दानिश सर से प्यार करने लगी हो ना? उसकी ये बात सुनकर अंतरा के हाथ जो बुक्स की पेज को पलट रहे थे वो रुक गए और वो हैरानी में श्रेया को देखने लगी। तो श्रेया आगे बोली, ऐसे सरप्राइज मत हो, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर साफ दिखता है कि तुम दानिश सर को कितना प्यार करती हो। और आज हुए हादसे में मैंने एक चीज़ नोटिस की और वो ये थी कि तुम्हें जब उस लड़के ने तुम्हें बचाया था तब तुम्हारे चेहरे पर ना वो खुशी थी और ना वो चमक, पर वहीं जब दानिश सर ने तुम्हें अपने पास खींचकर तुम्हें हक किया तब तुम्हारे चेहरे पर मैंने खुशी और चमक दोनों ही नोटिस किया।
ये कहकर वो चुप हो गई और अंतरा को ध्यान से देखने लगी, जो उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बिना पलक झपकाए उसे देखे जा रही थी। अंतरा ने फिर उसकी बातों को काटते हुए अपना सर नीचे करके धीरे से बोली, नहीं ये सच नहीं है, मैं दानिश से कैसे प्यार कर सकती हूँ, वो तो मुझे सिर्फ परेशान करते हैं। तुम्हें गलत लग रहा है श्रेया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी बात सुनकर श्रेया उसे घूर कर देखते हुए बोली, अच्छा तो मुझे गलत लग रहा है या तुम ये बोलकर खुद का मन बहला रही हो? उसकी बात सुनकर अंतरा फिर कुछ सोच में पड़ गई और बोली, पता है जब जब मैं उन्हें देखती हूँ मुझे कुछ धुंधला सा याद आता है। मुझे अपनी बचपन की कई सारी यादें नहीं याद है, पर जब मैं उन्हें देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं उनसे पहले भी मिल चुकी हूँ, उनसे बात भी कर चुकी हूँ। पर श्रेया उसकी बात में इंटरेस्ट दिखाते हुए बोली, पर क्या? अंतरा अपने सर पर हाथ रखकर बोली, पर मुझे कुछ क्लियर याद नहीं आता। इसीलिए मैं दानिश के बचपन की फोटोज को देखना चाहती थी, पर वो उनके पास है और उनसे मुझे लेने में या मांगने में डर लगता है। अंतरा ने आज अपने मन की बात उससे बता दी थी, जिसे सुनकर श्रेया कुछ सोचकर बोली, देखो यार, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ये सही ही होगा, क्योंकि ऐसे किसी को देखकर दिमाग में कुछ नहीं आ जाता। और जहां बात रही दानिश सर के बचपन की फोटो की, तो वो मैं तुम्हें लाकर दूंगी और फिर तुम उन्हें देखकर याद करने की कोशिश करना, ओके? उसकी बात सुनकर अंतरा के चेहरे पर चमक आ गई, पर उसने जल्दी से कहा, पर तुम कहाँ से लेकर आओगी? उसकी बात सुनकर फिर श्रेया ने अपने और शिवम के रिलेशन के बारे में अंतरा से सब बता दी, जिसे सुनकर अंतरा उसे घूर कर देखते हुए बोली, मतलब कि तुम्हारा इतने टाइम से ये सब चल रहा है और मुझे तुम आज बता रही हो? कितनी बेकार दोस्त हो तुम। उसकी बात सुनकर श्रेया हंसते हुए उससे बोली, सॉरी यार, मैं बताने ही वाली थी। अच्छा अब ये सब छोड़ो, मैं शिवम से कहकर दानिश सर की बचपन की पिक्स मंगवा लूंगी और फिर तुम उसे देखकर अपने सारे डाउट भी क्लियर कर लेना और तुम्हें फैसला लेने में भी आसानी हो जाएगी। अंतरा ना समझी में उसे देखते हुए बोली, फैसला? पर कैसा फैसला? श्रेया उसकी बात सुनकर गहरी सांस लेते हुए बोली, ओ गॉड, तुम ना। फैसला इस बात का कि तुम दानिश सर से प्यार करती हो या बहुत ज्यादा प्यार करती हो। ये बोलकर वो हंसने लगी, तो अंतरा उसके सर पर मारते हुए बोली, कुछ भी। ये कहकर वो फिर बुक्स पढ़ने लगी। तो वही श्रेया फिर फटाफट शिवम को कॉल करने चली गई, क्योंकि उसे अब क्यूरोसिटी हो रही थी सब जानने की। वहीं अंतरा का भी दिल जोरों से धड़क रहा था, पर वो खुद को नॉर्मल कर रही थी। दूसरी तरफ रेयान को किसी का कॉल आया था और कॉलेज से चला गया था। कुछ ही देर में उसकी कार सीधे करुणा अनाथालय के बाहर रुकी। रेयान अपनी कार से निकलकर अपने असिस्टेंट के साथ अनाथालय के अंदर गया और वहां के ऑफिस की ओर सीधे बढ़ गया। राकेश जी उस समय ऑफिस के अंदर ही थे और वो कुछ काम कर रहे थे। तभी रेयान बिना नॉक के ऑफिस के अंदर आया और सीधे उनकी सामने वाली चेयर पर बैठ गया। राकेश जी उसे न समझी में देखने लगे और फिर तभी रेयान ने उनसे सीधे कहा, मुझे आपके यहाँ से उस लड़की की इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसे कुछ समय पहले ओबरॉय ने अडॉप्ट किया था। उसकी बात सुनकर राकेश जी कुछ पल के लिए चुप हो गए और फिर बोले, हमें माफ़ करिए पर हम ऐसे किसी की जानकारी आपको नहीं दे सकते। ये सुनकर रेयान हंसते हुए बोला, देखिए आप बड़े हैं इसलिए मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ और इज्जत से बोल रहा हूँ कि मुझे उस लड़की के बारे में सब बता दीजिए। मुझे उसके बारे में सब जानना है। उसकी बात सुनकर राकेश जी अपनी चेयर से खड़े होते हुए हल्के गुस्से में बोले, आप हैं कौन और आप क्यों उस लड़की की जानकारी लेना चाहते हैं? रेयान उनकी बात पर अपने असिस्टेंट से कुछ इशारा किया तो उसका असिस्टेंट एक पैसों से भरा बैग उनके डेस्क पर रख दिया। तो रेयान बोला, रेयान ग्रोवर नाम है मेरा और मुझे उस लड़की के बारे में बहुत कुछ जानना है, इसलिए अब आप इसे रखिए और मुझे बताना शुरू करिए कि वो यहाँ कब कैसे आए और उसे ओबरॉय कैसे जानते थे। उसके बढ़ाए गए पैसों के बैग को देखते हुए राकेश जी हंसते हुए बोले, आपको लगता है कि मैं पैसों से बिकने वाला इंसान हूँ जो आप मुझे खरीद कर मुझसे जानकारी निकलवा लेंगे? फिर राकेश जी उस बैग को बंद करके वापस असिस्टेंट के हाथ में पकड़ाते हुए बोले, हमें माफ़ करिए पर अब आप यहाँ से जा सकते हैं। ये बोलकर उन्होंने दरवाजे की ओर इशारा किया। रेयान गुस्से से अपने दांत पीसने लगा, तभी उसके असिस्टेंट ने उसे रोकते हुए धीरे से कहा, बॉस, यह अनाथालय रेप्यूटेड है, यहाँ अगर कुछ भी किया हमने तो मीडिया आप पर सवाल उठाएगी। अभी यहाँ से चलते हैं, हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे। रेयान उसकी बात सुनकर गुस्से से राकेश जी को देखते हुए उनके ऑफिस से बाहर निकल गया और फिर उसका असिस्टेंट पीछे पीछे चला गया। वहीं अभी रेयान कुछ दूर चला ही था कि एक औरत की उन्हें आवाज़ आई जो कह रही थी, मैं आप लोगों को कुछ बता सकती हूँ उस लड़की के बारे में अगर आप लोग चाहो तो। उस औरत की आवाज़ सुनकर रेयान पीछे मुड़ा और उस औरत को देखने लगा। वो औरत राकेश जी की पत्नी सुनीता थी।
जिसने उन सब की बातें सुन लिया था और उसकी आंखें पैसे देखकर चमकने लगी थी। रेयान उस औरत को देखते हुए गुस्से से बोला, देखिए मेरा दिमाग अभी बहुत गर्म है, इसलिए अगर आप कोई मजाक कर रही है तो प्लीज चली जाए। उसकी बात सुनकर सुनीता बोली, आप मेरे पीछे आइए, मैं आपसे कोई मजाक नहीं कर रही। उसकी बात सुनकर रेयान कुछ देर सोचकर फिर उसके पीछे पीछे एक खाली रूम में गया। सुनीता रूम का दरवाजा बंद करके उस पैसे को देखने लगी, जिसका मतलब रेयान समझ गया और उसने अपने असिस्टेंट को इशारा किया। तो असिस्टेंट ने उस बैग को सुनीता को दे दिया। उस बैग को लेते ही सुनीता काफी ज्यादा खुश हो गई और फिर बताना शुरू किया, मैं और मेरे पति जब उज्जैन गए हुए थे तब हमें वो लड़की 4 साल की थी जब मंदिर के पास मिली थी। उसकी हालत कुछ सही नहीं थी, उसके सर पर काफी चोट लगी थी। मेरे पति ने उस लड़की को देखा और फिर आसपास के लोगों से पता किया तो वहाँ कोई उस लड़की को नहीं पहचानता था, जिस वजह से उन्होंने उस लड़की को अपने साथ यहाँ दिल्ली लेकर आ गए। सुनीता आगे बोली, और फिर हमने उसका इलाज करवाया। हम इसी अनाथ आश्रम को चलाते थे, जिस कारण मेरे पति ने उसे गोद ले लिया और उसे पालने लगे। वो उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे। और वो लड़की जब होश में आई थी तब उसे कुछ भी याद नहीं था, उसे उसका नाम तक नहीं याद था। डॉक्टर ने बताया था सर में चोट आने की वजह से उसकी याददाश्त जा चुकी है, पर डॉक्टर ने ये भी बताया था कि अगर भविष्य में उस लड़की के सामने उसकी पिछली जिंदगी से जुड़े लोग उसके सामने आते हैं तो उसकी याददाश्त उसी वक्त वापस भी आ सकती है। रेयान एकटक देखते हुए उसकी बातें सुन रहा था। तभी सुनीता आगे बोली, फिर मेरे पति ने उसका नाम अंतरा रखा। अंतरा जब 6 साल की हुई तब तक वो हमें ही अपना माता पिता मनाने लगी थी। पर एक दिन, ये बोलते हुए वो चुप हो गई। उन्हें रुकता देख रेयान गुस्से में बोला, आगे बोलो, क्या हुआ था? सुनीता याद करते हुए बोली, पर एक दिन मुझे रोड पर अंतरा एक लड़के के साथ दिखी थी और वो लड़का उससे काफी अच्छे से बात कर रहा था। उस दिन मैं अंतरा को वहां से उसके पास से ले गई थी, पर दूसरे दिन वो लड़का वापस से आश्रम आया था और उसके बारे में सब पता लगवा रहा था। फिर जब मुझे उस लड़के के बारे में पता चला कि वो ओबरॉय खानदान का छोटा बेटा है, जो हमारे अनाथालय के सबसे बड़े ट्रस्टी थे, तब हमने उससे सब कुछ अंतरा के बारे में बता दिया था। वो आगे बोली, मुझे बहुत अजीब लगता था, पर वो लड़का दिल्ली उससे मिलने आता था और उसके साथ काफी समय भी बीताता था। वो रईस खानदान का था, जिस वजह से हम लोगों ने कोई रोक टोक नहीं किया। इसी तरह 1 साल बीत गए और उस लड़के ने अंतरा के लिए अपने गार्ड्स तक को भी लगवा दिया था और उससे दिल्ली मिलने आता था। अंतरा भी उसके साथ खुश रहती थी। फिर एक दिन पता चला कि वो लड़का किसी वजह से विदेश चला गया। अंतरा से जब वो नहीं मिलने आता तब वो बहुत रोया करती थी, पर मेरे पति ने उसे संभाला। उद्धरण चिन्ह। उसके बाद सुनीता आगे बोली, पर एक दिन मुझे मेरे पति से पता चला कि उस लड़के ने अंतरा पर नजर रखी हुई है। अंतरा जहां भी आती जाती, जिससे भी मिलती जुलती बातें करती, वो सब उस लड़के को पता चल जाता है, क्योंकि उसने कदम कदम पर अंतरा के आगे पीछे गार्ड्स और अपने जासूस लगा रखे थे। तभी तो मेरा प्लान कई बार फेल हुआ, और जब मेरे आखिरी और सबसे बड़े प्लान को अंजाम देने की बारी आई तब तक अंतरा 19 साल की हो चुकी थी। इस बीच वो उस लड़के को भूल चुकी थी और वो लड़का बस उस पर नजर रखावता, उससे फिर वो मिलने नहीं आया। वो आगे फिर गुस्से में बोली, और जब वो 19 साल की हुई और मैंने उसे बेचने का पूरी तरह से प्लान कर लिया था, उसी समय वो लड़का विदेश से वापस आ गया और वो सीधे यहाँ मेरे पति से मिलने आया और उस अंतरा को अपने साथ ले जाने की बात की, जिसे सुनकर उन्हें अंतरा के लिए डर भी लग रहा था ऐसे किसी के साथ भेजने के लिए। पर फिर उसी के दूसरे दिन मेरे पति के पास एक फ़ोन आया। वो फ़ोन ओबरॉय खानदान की बड़ी मालकिन का था और उन्होंने मेरे पति से बताया कि अंतरा ने उनकी जान बचाई और वो चाहती हैं कि अंतरा को वो अच्छी परवरिश दे, और इसलिए फिर मेरे पति भी मना नहीं कर पाए, क्योंकि वो इस अनाथालय की सबसे बड़ी ट्रस्टी थी और वो लोग काफ़ी अच्छे भी थे, जिस वजह से मेरे पति ने भी इस बात पर हामी भर दी। और दूसरे दिन ओबरॉय परिवार आया और अंतरा को लेकर यहाँ से चला गया और मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। ये बोलकर वो गुस्से से सांस लेने लगी। वही रेयान एकदम से हैरान था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुशी हो या दुखी। पर तभी उसे उस औरत की आखिरी बेचने की बात समझ आई, जिसे सुनकर रेयान गुस्से में उससे बोला, तुम उसे बेचना चाहती थी? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे किट्टू को बेचने के बारे में सोचने की? सुनीता को लगा था कि अंतरा के बारे में जो इंसान पूछ रहा था वो पक्का उसका दुश्मन ही होगा, क्योंकि दोस्त होता तो अंतरा उससे खुद सब बता देती। पर अभी उसकी बात सुनकर सुनीता घबराते हुए बोली, वो मेरी गलती थी, पर तब से मैंने उसके बारे में कोई गलत बातें नहीं सोची। वो वहाँ उनके साथ खुश और यहाँ मैं खुश, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। रेयान गुस्से में बोला,
तुम्हें तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले जो मुझे आज इतनी बड़ी सच्चाई पता चली है उसे देखूं। ये बोलते हुए वो कुछ सोच में पड़ गया और उसके चेहरे पर चमक आ गई। वो मन ही मन खुश होते हुए बोला, फाइनली तुम मुझे मिल गई किट्टू। मुझे पता था तुम वही जो, पर कोई बात नहीं, भले ही उस दानिश ओबरॉय ने तुम्हारा बचपन से अब तक ख्याल रखा हो, तुम्हें प्रोटेक्ट किया हो, पर वो सही इंसान नहीं है। तुम्हें अब मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर विनिंग स्माइल थी और वो फिर तुरंत वहां से बाहर निकलते हुए किसी को कॉल किया। उधर से किसी ने कॉल पिक किया। वहीं उसके असिस्टेंट ने सुनीता को वो पैसों वाला बैग दिया और रेयान के साथ ही बाहर निकल गया। तो रेयान खुशी से बोला, अथर्व तुम्हारी बहन मिल गई, हमारी किट्टू हमें मिल गई, मैंने सब उसके बारे में पता लगवा लिया है, अब बस तुम तुरंत यहाँ आ जाओ। उसकी बात सुनकर अथर्व भारद्वाज जो किसी क्लाइंट के साथ था वो जैसे एकदम शॉक्ड ही हो गया था। वो अचानक से खुशी में बोला, तू सच कह रहा है ना, देख अगर ये झूठ हुआ तो मैं तुझे बहुत पीटूंगा। उसकी बात पर रेयान हंसते हुए बोला, मुझे भी अभी तक विश्वास नहीं हो रहा, पर ये सच है और अब जल्दी से आजा, मैं ध्रुवी को कॉल करके बताता हूँ। ये बोलकर रेयान कॉल कट करके ध्रुवी को कॉल करते हुए अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गया। दूसरी तरफ अल्फा ग्रुप। इस वक्त दानिश अपने मीटिंग रूम में था, तभी उसके पास उसके एक आदमी का कॉल आया। दानिश का चेहरा एकदम कठोर हो गया और उधर से वो आदमी बोला, बॉस रेयान ग्रोवर अनाथालय गया हुआ था और उसे सब कुछ पता चल गया। दानिश उसकी बात सुनकर सर्द लहजे में बोला, उसके आसपास सिक्योरिटी बढ़ा दो। ये बोलकर दानिश ने कॉल कट कर दिया और मीटिंग ओवर अनाउंस करके अपनी चेयर पर आंखें बंद कर शैतानी स्माइल करने लगा। और क्या सच में अंतरा ही किट्टू है? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो सिर्फ पॉकेट एफएम पर।